हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए समग्र शिक्षा परख परीक्षा 2024 परख टेस्ट 3 क्लास 9 का इस वीडियो के माध्यम से मॉडल आंसर लेकर आया हूं। तो सबसे पहले चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो देखते हैं और इस वीडियो को हम चालू करते हैं। परख 29/11/2024 को आज इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो इस कक्षा 9वीं के जो परख परीक्षा में हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान सम्मिलित किया गया है इस परीक्षा में। ठीक है, ये 3 जो विषय है इसका प्रश्न इस आज के जो पेपर है इसमें पूछा गया है। तो देखते हैं सबसे पहले विषय हिंदी के प्रश्न को। ठीक है, हिंदी के प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, क्या है, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, और समझते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न ये है कि दिए गए गद्यांश को पढ़ें और 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर दे। मुझे किताबों की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद है। ओ, मेरा मतलब है मेरे शहर की सार्वजनिक लाइब्रेरी। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपको किताबों से भरी ऊंची अलमारियां दिखाई देती है। मैं कहूंगा कि यह काफी भारी है, लेकिन फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। मेरा लाइब्रेरियन मेरे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए किसी भी किताब की तलाश कर सकता है और अच्छी सिफारिशें भी सुझा सकता है। वह बच्चों के लिए बुक क्लब और कहानी सुनाने के सत्र जैसे मजेदार कार्यक्रम भी आयोजित करता है। वह निश्चित रूप से काफी लोकप्रिय है। लाइब्रेरियन चीजों को व्यवस्थित भी रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि किताबें सही जगह पर वापस आए। हालांकि हाल ही में ऐसा लगता है कि पुस्तकालय कम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। शायद वे उतना नहीं पढ़ रहे हैं या शायद उनके पास पढ़ने का समय नहीं है। यह थोड़ा दुखद है क्योंकि पुस्तकालय एक सामुदायिक स्थान हुआ करते थे जहां साझा रुचियों वाले लोग इकट्ठा हो सकते थे और चर्चा कर सकते थे। ये कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। पुस्तकालयों को खोने का मतलब है उस मूल्यवान कनेक्शन को खोना। ठीक है, ये इसका एक हो सकता है उत्तर। इसलिए हम सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पढ़ते रहें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के बारे में नहीं है, यह लोगों को एक साथ लाने और कल्पना को जगाने के बारे में है। तो अब देखते हैं इस गद्यांश को पढ़ने के बाद कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, इन प्रश्न को हमको उत्तर देना है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, लेखक को क्या बहुत ज्यादा प्रभावित करता है? लेखक को क्या प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है लाइब्रेरियन से बात करना, लाइब्रेरी में लोगों से मिलना एवं कल्पना शक्ति को जगाना। ऑप्शन नंबर सी है स्कूल प्रोजेक्ट के लिए शोध करना। डी है किताबों से भरी ऊंची अलमारियों को देखना। तो मुझे लग रहा है इसका सही उत्तर है लाइब्रेरी में लोगों से मिलना एवं कल्पना शक्ति को क्या करना, जगाना। ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, लाइब्रेरी, यदि हम लाइब्रेरी में जाते हैं और हम कुछ टॉपिक को लेकर पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे लोग वहां पर लाइब्रेरी में आते हैं तो उनके साथ चर्चा करते हैं और अपना जो कल्पना शक्ति है, सोचने की शक्ति है, उसको बढ़ाते हैं। इसलिए ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइब्रेरी में लोगों से मिलना एवं कल्पना शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है गद्यांश के अनुसार लाइब्रेरियन क्या नहीं करता है? लाइब्रेरियन वहां पर क्या नहीं करता है? बच्चों के लिए सत्र आयोजित करें,
लाइब्रेरी में बुक क्लब की मेजबानी करे या बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट बनाए, पढ़ने के लिए दिलचस्प किताबें सुझाए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट बनाए। मतलब हम उस लाइब्रेरी में जाने के बाद हमको स्कूल से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट है वो हमको वहां से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट बनाए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में है प्रश्न क्रमांक 3, गद्यांश के अनुसार यदि पुस्तकालय गायब हो जाए तो क्या होगा। यदि पुस्तकालय गायब हो जाता है यानी कि पुस्तकालय ही नहीं होगा तो क्या होगा। सार्वजनिक पुस्तकालयों को किताबों की दुकान में बदल दिया जाएगा, चर्चा के लिए सामुदायिक स्थान गायब हो जाएगा, बच्चों के पास स्कूल प्रोजेक्ट के लिए किताबें नहीं होंगे, बच्चे अधिक किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चर्चा के लिए सामुदायिक स्थान गायब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 है, इस अनुच्छेद में ऐसा क्या सबूत है जो यह सुझाव देता है कि पुस्तकालय अब उतने लोकप्रिय नहीं रहे। ऑप्शन नंबर ए है, पुस्तकालयों में कम लोग आते हैं, पुस्तकालयों में अब पुस्तक क्लब नहीं होते हैं, लोगों को पुस्तकालय बहुत पुराने जमाने के लगते हैं। चौथा है, पुस्तकालयों में पुस्तकों की अच्छी किस्म नहीं होती है। इसका सही उत्तर होगा पुस्तकालयों में कम लोग आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है, पुस्तकालय संगीत संबंधी रुचियों को बढ़ावा देने के लिए एक सामुदायिक स्थान है, आगंतुकों को पुस्तकालयों में अच्छी पुस्तकें ढूंढने में कठिनाई होती है, या फिर तीसरा है, पुस्तकालयों को जीवित और सक्रिय रखने के लिए लाइब्रेरियन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी है, पुस्तकालय आगंतुकों की संख्या में गिरावट उच्च सदस्यता शुल्क के कारण है। तो देखिए गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। सबसे मुझे लग रहा है इसका आंसर, पुस्तकालयों को जीवित और सक्रिय रखने के लिए लाइब्रेरियन जो उसका देखरेख करता है उसकी बहुत जरूरी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइब्रेरियन महत्वपूर्ण है। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, अपने से छोटे को पत्र लिखते समय संबोधन में खाली स्थान लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, आदरणीय, पूजनीय, श्रीमान या प्रिय। अपने से छोटे को लिखते समय हम प्रिय शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है, जहां शब्दों की आवृत्ति 2 बार से अधिक हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं वहां खाली स्थान अलंकार होता है। ये अलंकार से पूछा गया प्रश्न है। वक्रोक्ति अलंकार या फिर यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। यमक अलंकार में यदि कोई शब्द बार बार उपयोग हो रहा है तो उसका अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 है, सोनू कार से लखनऊ जाएगा, वाक्य में खाली स्थान काल है। कौन सा काल होगा। सोनू जाने वाला है, कब जाएगा उसका कोई अता पता नहीं है, मतलब आने वाला समय में कभी जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए है, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा भविष्य में कभी जाने वाला है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य काल। 9वां प्रश्न है, रचिता शब्द की शुद्ध वर्तनी है। रचिता जो शब्द है उसको शुद्ध शब्दों में कैसे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रचयिता, रचयिता, रचिता या फिर रचयिता। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, रचिता। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, रचिता। ओके, 10वां प्रश्न है, सामूहिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश को अलग कीजिए, दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है, तो सामूधनिक, दूसरा है साधनमुहिक, और सी है सामूधनिक, और डी है समूहधनिक। इसका सही उत्तर होगा समूहधनिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न है, बर्तन
शब्द की शुद्ध वर्तनी, बर्तन को हम शुद्ध कैसे लिखेंगे हिंदी में, ठीक है, बार्तन या फिर बर्तन या फिर बर्तन या फिर बर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न, क का उच्चारण स्थान है क। यदि हम ये जो क शब्द को बोलते हैं तो ये जो शब्द है क कहां से निकलता है, कंठ से निकलता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा, देखो यहां पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है, कंठ, ओष्ठ, दंत्य या मूर्धा। देखो दंत से, यहां से जो शब्द निकलता है दंत से वो दंत्य होगा, ओष्ठ मतलब ये जो होंठ है उससे अगर कोई शब्द निकल रहा है तो वो ओष्ठ होगा, ठीक है। तो ये जो क ये जो शब्द है क, ये कहां से निकलता है, कंठ से, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। 13वां प्रश्न है, घनत्व में कौन सा प्रत्यय है, घनत्व में प्रत्यय हमको छांटना है, यहां पर कौन सा होगा, ठीक है, घनत्व का। तो पहला है त्व, दूसरा है घन और तीसरा है घ और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा त्व, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा त्व, घन धन त्व, घनत्व। ओके। 14 प्रश्न है, ये जो है इसको क्या बोला जाता है, कोष्टक के अंदर कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है ये कोष्टक के अंदर, ये जो चिन्ह है ऑप्शन में दिया हुआ है 4, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। पहला है उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह या फिर अल्प विराम। इसका सही उत्तर होगा ये जो कोष्टक में है, ये इस तरह का जो चिन्ह होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अल्प विराम, ठीक है। यहां पर यदि हम लगा देते हैं ओके ऐसा, तो ये इसका क्या होगा, वह अल्प विराम। ओके, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प विराम। 15वां प्रश्न है, शब्दों का व्यवस्थित क्रम तथा सार्थक समूह कहलाता है, शब्दों का व्यवस्थित क्रम तथा सार्थक समूह कहलाता है, पद या पदबंध या फिर वाक्य या फिर शब्द, क्या कहलाता है, इसका सही उत्तर होगा 15 का क्या होगा जी, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का वाक्य, ठीक है। देखो शब्दों का व्यवस्थित क्रम तथा सार्थक, यदि कोई चीज हम लिख रहे हैं तो इसको हम किस में लिखेंगे, शब्द में, तो एक ही शब्द में तो सार्थक, ओके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं गणित के कुछ प्रश्न, ठीक है। इसका भी केवल मैं जो ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है इसका केवल उत्तर बताऊंगा, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। देखिए ये है गणित विषय, प्रश्न क्रमांक 16 है, दी गई आकृति से कोण AOD का मान, कोण AOD का माप ज्ञात कीजिए। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है 60 अंश, 140 अंश, 120 अंश और 30 अंश, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, हमको छांटना है। देखिए किसका, कोण AOD, ये कोण AOD, इसका मान हमको ज्ञात करना है, ये जो कोण है इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है ये जो चतुर्भुज है इसमें, ठीक है, इसका मान 30 अंश है, इसका भी मान 30, मतलब कोण B का मान 30 अंश, कोण C का मान 30 अंश है, ठीक है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, ये एक त्रिभुज होगा BOC, ठीक है। ये 30-30 60 अंश हो गया, ठीक है। 60 अंश में 180 अंश होता है, तो यहां पर ये जो कोण होगा ये कितना का होगा, 120 अंश, और हमको किसका मान ज्ञात करना है, कोण AO, ठीक है, कोण AOD का, तो ये भी क्या हो जाएगा, 120 अंश होगा, ठीक है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा कोण C, ऑप्शन नंबर C, 120 अंश, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर कितने खाने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसमें छायांकित क्या है, टोटल इसमें 11 है, ठीक है, 11 दूने 22 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 इधर छायांकित है और इधर 5 छायांकित नहीं है, यहां पर 5 छायांकित है, 6 इधर छायांकित नहीं है, यानी कि
कितना है, बराबर बाकी है छायांकित के लिए, मतलब है आपका 50%। ओके, 50% छायांकित भाग है और 50% छायांकित नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करें। देखो 21, 23, 25, 27, 29 बराबर क्या होगा इधर, यदि हम इस सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं तो टोटल योग कितना आएगा। देखिए 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 कितना होगा, 16 और 9 25। ठीक है, यानी कि 25 का 5 हसीलाया 2, 2 4 6 8 10 और 10 2 12 हो गया। ठीक है, देखिए 3 तिया 9 तिया 27 होता है। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं, 3 का घात 3 है, यानी कि 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 3 दूने 3, 3 तिया 9 तिया 27। उसी प्रकार हो जाएगा, 4 का 4 बार गुणा करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, 4 चौं 16 64, 64 गुणित 4 तो ये हो जाएगा 4 चौं 16 का 6 हंसी लाया 1, फिर 4 छक्के 24, 1 25, ये नहीं होगा। ठीक है, हमको कितना लाना है, 125, 5 पंचे 25, पंचे 125। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 का घात 3। ठीक है, 19वां प्रश्न है। एक बोर्ड की लंबाई 7 फीट 9 इंच है। एक बोर्ड है, ठीक है, उसकी लंबाई कितना है, एक बोर्ड होगा, किस तरह का बोर्ड होगा, 7 फीट, लंबाई 7 फीट, ये 7 फीट होगा और 9 इंच क्या है, इंच में दिया हुआ है। ठीक है, 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। ठीक है, 12 इंच बराबर कितना होता है, इंच बराबर 1 फीट। ठीक है, तो यहां पर ये जो 7 फीट है और 9 इंच है, ठीक है, ये 9 इंच है, मतलब क्या है, कम है। ठीक है, तो यदि इसे 3 बराबर भाग में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो हमको इसको क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, 7 फीट बराबर 12 इंच, क्योंकि ये इंच में दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर 12 गुणित 7 कर देते हैं, 7 दूने 14 का 4 हंसी लाया 1, 7 एकम 7 1 8, 84 हो गया। ठीक है, 84 को आप 9 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो इंच में इंच में चेंज हो गया ना, 9 दूने 18, 9 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सॉरी, इसको सीधा सीधा भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9 से, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 फीट 7 इंच। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 फीट 7 इंच। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 फीट 7 इंच। अब देखते हैं 20वां प्रश्न, सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसके लिए स्पेशली वीडियो लेकर आऊंगा मैं सारे प्रश्नों का। ठीक है, 20वां प्रश्न है, यदि 2 दर्जन केले का मूल्य 96 रुपए है तो 4 केले का मूल्य होगा। 2 दर्जन यानी कि 24 केले का मूल्य कितना है, 96 रुपए। तो हम 96 को भाग देते हैं 24 से, तो ये इसका हो जाएगा, पर ये आ जाएगा 4 से भाग जाएगा, ठीक, 4 बार जाएगा, तो 4, एक केले का मूल्य कितना हो गया, 4 रुपए। तो इसलिए कितने केले का, 4 केले का, 4 केले का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 रुपए। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 चौक 16 रुपए होगा। एक केले का मूल्य कितना हो गया, 4 रुपए, तो 4 केले का 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, 21वां प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है। परिधि का सूत्र होता है, ये जो परिधि है, ठीक है, इस परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 पाई आर। 22वां प्रश्न है, उस घन का आयतन खाली स्थान घन सेंटीमीटर होगा जिसका विकर्ण का माप 6 करनी 3 है सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क्या,
मुझे लग रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, शॉर्ट में बनाना चाह रहा हूं, आपको केवल मॉडल आंसर बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 216। ठीक है, 23वां प्रश्न है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 9, 2 से चालू हो जाएगा, 9 संख्या अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 7, फिर 9 11, कितने? 9 अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको यदि हम सबको क्या करते हैं, इसका औसत ज्ञात करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, उसके बाद कितने संख्या, 9 से हम इसको भाग दे देते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा, यानी कि सभी संख्याओं का योग आ जाता है आपका 100। 100 को यदि हम 9 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक आएगा 17 तक। ठीक है, ये सबको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 100 आएगा। 100 को 9 से, कितने? 9 अभाज्य हैं, इसलिए 9 से हम दे देंगे, तो अगर हम काट देते हैं तो 9 एकम 9, 1 बच गया, फिर 10 हो गया, 9 एकम 9, फिर 1 आएगा। ठीक है, फिर 10 दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, फिर 9 एकम 9, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 11.11। ठीक है, 24वां प्रश्न है, संख्या 1024 का वर्गमूल है। 24 का वर्गमूल होता है 23, 16, 64 या फिर 32, इसमें से कौन सा हो सकता है? वर्गमूल यानी किसी संख्या को उसी संख्या के साथ दोबारा गुणा करते हैं तो उसका क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 32। यदि आप 32 को 2 बार गुणा करेंगे, 32 गुणित 32, ठीक है, 32 गुणित 32, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? वर्ग आ जाएगा 1024। ठीक है, आंसर हो गया इसका 32। 25वां प्रश्न है, एक किताब की दुकान के मालिक ने 60% किताबों को बेच दी और अभी भी उसके पास 540 किताबें हैं। उसके पास मूल रूप से कुल कितनी किताबें थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, 900 या 810 या फिर 1350 या फिर कितना? 1100। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी 1350। ठीक है, 26वां प्रश्न है, दिए गए अंकों के क्रम में अगली संख्या होगी। अगली संख्या को 35, 30, 25, 20, 15, यानी कि घटते क्रम में है और 5 का डिफरेंस है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 के बाद 15 के बाद आएगा 10। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। 27वां प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का। ठीक है, 10 प्राकृत संख्या बोल रहा है ना, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसको आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से हम भाग दे देते हैं, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5.5, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद है 28वां प्रश्न है, यदि लाभ 70% पर 70 पैसे हो, 70 रुपए पर 70 पैसे हो, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, 70 रुपए में 70 पैसा है, माने कि 10 रुपए में 1 पैसा हो रहा है, 10 रुपए प्रति 10 रुपए में 1 पैसा उसको लाभ हो रहा है, यानी कि 70 रुपए में कितना हो जा रहा है? 70 पैसा, तो 100 रुपए में कितना होगा? 100 रुपए में 10 रुपए का लाभ होगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10%। ओके, कितना हो जाएगा? 10%। अगर प्रतिशत में चलेंगे तो 100 रुपए का 10 रुपए लाभ हो रहा है, 10% हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर। ओके, 29वां प्रश्न है, एक पहिया 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर दूरी पूर्ण करता है, उसे पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए,
1000 में 88 चक्कर, ये इस तरह से एक क्या है, पहिया है, ठीक है, क्या है, पहिया है, ठीक है। एक चक्कर में कितना, 88 किलोमीटर, एक चक्कर में कितना, 88, ठीक है, 88, ठीक है। तो 88 और इसको हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, 1000 गुणित 88, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा सीधा सीधा, अगर हम गुणा कर देते हैं तो 88, फिर उसके बाद कितना, 000, ठीक है। देखो यहां पर क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो हमको 2πr से इसमें मान रखना पड़ेगा, 2πr हमको कितना ज्ञात करना है जी, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। तो ये आपका बच गया, सॉरी यहां बच गया केवल 88, ठीक है, क्या बच गया, 88, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 88 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। उसके बाद है, अब देखते हैं 30वां प्रश्न, एक घन में कुल कितने फलक होते हैं। ये घन का चित्र दिखाया हुआ है, इसमें कितने फलक हैं, देखिए 1 2 3 4, इधर फिर आमने सामने 5 6, यानी कि टोटल कितने फलक होते हैं, 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्न, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 31, राजू शहर की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से परेशान होकर वापस अपने गांव जाना चाहता है, पर कुछ लोग उसे बलपूर्वक रोकते हैं। ऐसा करने से किस मौलिक अधिकार का हनन होता है। ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, पहला देखो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यहां संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। बी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी नहीं है। समानता का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कहीं पर भी जाने आने के लिए कुल मिलाकर स्वतंत्र नहीं है, इसलिए रोक रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 32वां प्रश्न है, मिट्टी निर्माण के दौरान चट्टानों के छोटे कणों में टूटने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। पहला है कटाव, अपक्षय, निक्षेपण या फिर संघनन। देखिए मिट्टी निर्माण के दौरान चट्टानों के छोटे कणों में टूटने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपक्षय, ठीक है। अपक्षय होता है, कटते जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसी प्रकार आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 33, यह चित्र जनसंख्या परिवर्तन की किस प्रकृति को बता रहा है। देखिए ये जन्म दर है, ये मृत्यु दर है। जन्म दर बढ़ते जा रहा है और मृत्यु दर कम हो रहा है, तो ये किस परिवर्तन को की प्रकृति को बता रहा है। इनमें से कोई नहीं, जनसंख्या का कम होना, जनसंख्या का स्थिर होना या जनसंख्या का बढ़ना, यानी कि जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है अपने घर को सर को ढक कर उसे बचाएंगे, शिक्षक के निर्देश का इंतजार करेंगे, जहां है वहीं शांति से बैठ जाएंगे या मदद के लिए पुकारेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो अपने सर को ढककर उसे बचाएंगे, ठीक है। अगर कोई चीज गिर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम शिक्षक का निर्देश को थोड़ी सुनते रहेंगे, क्योंकि भूकंप जो है ना अचानक आता है, ठीक है। जहां है वहीं शांति से बैठ जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है, कुछ तो करेंगे, ठीक है। इसलिए अपने सर को ढककर उसे बचाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। 35वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता का कारण था। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, शिक्षित वर्ग तथा रजवाड़े का असहयोग, उपरोक्त समस्त विकल्प सत्य है या फिर पर्याप्त मात्रा में हथियार का अभाव। तो इसका सही उत्तर
क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा 35वां नंबर का, इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी समस्त विकल्प सत्य है। ठीक है, देखिए केंद्रीय नेतृत्व का भी अभाव रहा होगा 1857 का जो असफलता है उसके लिए, शिक्षित वर्ग भी तथा रजवाड़ी का असहयोग रहा। क्यों? ठीक है, पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, उपरोक्त समस्त। ठीक है, 36वां प्रश्न है, कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लैंगिक यानी कि लड़का लड़कियों के बीच जो मतभेद है उसको क्या खत्म करने के लिए। ठीक है, लड़के लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए, लड़कियों को सहशैक्षिक गतिविधियों में भाग न लेने देना, या फिर लड़कियों को विश्लेषणात्मक कार्य प्रदान करने चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लड़के लड़कियां दोनों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है? लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक है, लहर कब उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? पहले देखते हैं, ज्वार भाटा, पवन, पृथ्वी की गुणन गति, या फिर जल में ताप की भिन्नता। इसका सही उत्तर होगा, देखो लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक है। ठीक है, समुद्र वगैरह में भी अगर लहर उत्पन्न होता है तो क्यों होता है? ठीक है, पवन के वजह से क्या होता है? लहरें उत्पन्न होती है। पवन यानी कि हवा, वायु। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, पवन। ठीक है, 38वां प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अक्षांश रेखाओं के, अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखाएं समांतर होती है, विषुवत रेखा मुख्य अक्षांश रेखा है, इसकी संख्या 360 है, या ध्रुवों की ओर जाने पर लंबाई कम होती है। इसका सही उत्तर होगा 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी संख्याएं कितनी होती है जी? 360 होती है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मतलब 360 क्या होते हैं? अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, 39वां प्रश्न है, किस प्रकार के वन की विशेषता उच्च वर्षा विविध वनस्पतियां और जीव हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, या शीतोष्ण पर्णपाती वन, या भूमध्य सागरीय वन, या फिर टैगा वन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में विशेषता है कि विविध वनस्पतियां और जीव जंतु होते हैं। ठीक है, 40वां प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का कौन सा स्तर ग्रामीण विकास से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है? नगर पालिका परिषद, या नगर निगम, या जिला परिषद, या पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। ठीक है, 41वां प्रश्न है, चारों विकल्प में से सही क्रम होगा? क्रम से हमको रखना है ये जो विकल्प है उनको। ठीक है, कच्चा माल, बाजार वस्तु, देखो कच्चा माल फिर बाजार वस्तु, वस्तु का निर्माण, ये तो सही क्रम नहीं है। ठीक है, ये इसका उत्तर नहीं होगा, कच्चा माल, वस्तु निर्माण, या फिर बाजार। उसके बाद है बाजार वस्तु निर्माण कच्चा माल, बाजार कच्चा माल, ठीक है, वस्तु निर्माण। इसका सही उत्तर होगा कच्चा माल सबसे पहले लेंगे, उसके बाद वस्तु निर्माण करेंगे, फिर बाजार में ले जाएंगे बेचने के लिए। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्चा माल, वस्तु निर्माण, बाजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 42वां प्रश्न है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है भूस्खलन, जैवमंडल, संसाधन संरक्षण, या पारितंत्र। 42 का सही उत्तर होगा, क्या होगा जी? संसाधन संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी, संसाधन संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 43वां प्रश्न है, बाल विवाह के लिए विरोध में शारदा एक्ट बना, कब बना? शारदा एक्ट कब बना? पहले क्या है, बाल विवाह होता था, तो बाल विवाह को रोकने के लिए ये जो एक्ट नियम कब बना? इसका सही उत्तर क्या होगा? सन 1929, सन 1858, सन 1833, या 1905 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1829। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, शारदा एक्ट का
बना था, ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए। 44वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत या चीन का? इसका सही उत्तर होगा भारत, ठीक है। भारत का जो संविधान है, ठीक है, सबसे बड़ा संविधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। 45वां प्रश्न देखते हैं, निम्न ग्लोब का चित्र खालिस्तान कटिबंध को प्रदर्शित करता है। ये जो चित्र है, ठीक है, कटिबंध को प्रदर्शित करे, कौन सा कटिबंध को प्रदर्शित करता है? 23.5 अंश नॉर्थ, 0 अंश 23.5 अंश साउथ, ठीक है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है जी? ये जो एरिया है कौन से कटिबंध को प्रदर्शित करता है? पहला शीत कटिबंध, इनमें से कोई नहीं, शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? 45 का 45 का सही उत्तर है ये है उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा उष्ण कटिबंध। ये मतलब क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं विषय विज्ञान के प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ओके। इसमें अगर हम मान रख देते हैं इस कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर और कितना जी? 2 घंटे में दूरी तय करती है। तो ये 2 से हम भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि कितना? 40 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 47वां प्रश्न है, दिए गए चित्र अनुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण का मान होगा। ये चित्र को हमको समझना है, ठीक है। यहां दिया हुआ है ऑप्शन 65 अंश, 90 अंश, 130 अंश और 25 अंश, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपतित किरण है, ये आ रहा है, आने वाला को आपतित किरण और परावर्तित होने वाला को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो एक किरण का जो ये आधार है वहां से बना हुआ कोण का मान दिया हुआ है 25 अंश। तो ये भी यहां से यहां आता है, ठीक है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, परावर्तित होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी 25 अंश का कोण है, ठीक है। तो इस कोण का मान ज्ञात करना है किसका? परावर्तित किरण के मध्य बने ये जो किरण है, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो बना हुआ कोण है कितना होना है होगा, ये इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य, ये आपतित किरण, ये जो किरण है ना, इसका हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो ये एक 90 अंश का कोण है, 90 हो गया, ये हो जाएगा आपका 65 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है। और 90 में 25 घटाएंगे तो 65 बचेगा, ठीक है। तो ये भी 65 अंश का कोण बनेगा। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो परावर्तित किरण के मध्य ये जो कोण बना है ये कितने अंश का हो जाएगा? 130 अंश का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 130 अंश का कोण क्या करेगा? बनाएगा। और यहां से अगर पूछता तो ये हो जाता आपका 65 अंश, ठीक है, ये केवल इतना होता, ठीक है। अब देखते हैं 48वां प्रश्न, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका है? किलोवाट, ठीक है, समय का या ऊर्जा का या सामर्थ्य का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का किलोवाट, ठीक है। जैसे ऊर्जा, जैसे विद्युत ऊर्जा वगैरह को अगर हम मापते हैं तो किससे मापते हैं? ऊर्जा का किलोवाट से, ठीक है। 49वां प्रश्न है, पीने योग्य पानी का पीएच मान होता है। पीने योग्य पानी का, जो हम पीते हैं उस पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए? पीएच 12, 9, 1 या फिर 7। तो इसका सही उत्तर होता है पीएच 7, ठीक है, 7 पीएच का होना चाहिए पीने वाला पानी का मान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 50वां प्रश्न है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचने के लिए निम्न में से उपयोग करना चाहिए? पॉलीथीन का या जूट की बनी थैलियों का या प्लास्टिक के डिब्बे का या प्लास्टिक के बोरी का? इसका सही उत्तर होगा जूट के बने थैलियों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पर्यावरण को सुरक्षित
प्रदूषित होने से बचाने के लिए। ठीक है, अब 51 प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी गतिमान वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है? 20 किलोमीटर प्रति हॉर्स, 20 केजी हॉर्स, या 20 हॉर्स किलोमीटर, या फिर 20 हॉर्स किलोमीटर। ये क्या है? गतिमान वस्तु को बताता है। ठीक है, ये सही उत्तर क्या होगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखते हैं 52 प्रश्न। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा के स्रोत है। अनवनीकरण करणीय या फिर संग्रहित, या फिर नवनीकरणीय या उत्पादक। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये कभी खत्म होने वाला ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा जी? नवनीकरणीय। बार बार हम इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नवनीकरणीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 53वां प्रश्न है, इंद्रधनुष के उत्पन्न होने के लिए प्रकाश का कौन सा गुण जिम्मेदार है? पहला परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का, क्या होगा? परावर्तन, विक्षेपण। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्षेपण। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 53 का विक्षेपण। ठीक है, नहीं, सॉरी, इसका है उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 54वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की मात्रा का बढ़ना उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। ठीक है, 55वां प्रश्न है, पेरिस्कोप का आरेख। पेरिस्कोप में पहले दर्पण से आने वाली आपतित किरण और दूसरे दर्पण से परावर्तित किरण के बीच क्या कोण होगा? ठीक है, देखिए यहां से हम देखते हैं तो यहां पर क्या लगा हुआ है? दर्पण लगा हुआ है। यहां पर भी दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, यहां से यदि हम देखते हैं तो यहां से परावर्तित होकर यहां पर क्या बनाएगा? 90 अंश का कोण इस तरह से बनाएगा। फिर ये जो प्रकाश किरण है यहां पर से ये दूसरे दर्पण में टकराएगा, यहां से फिर परावर्तित हो जाएगा, तो यहां पर भी एक 90 अंश का कोण बनाएगा। ये 90 अंश का कोण बना रहा है, यहां पर भी 90 अंश का कोण बनाता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? दूसरे दर्पण से परावर्तित किरण के बीच का कोण हमको बताना है। तो यहाँ का कोण हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहां से 90 अंश का कोण परावर्तित करेगा। 55 का सही उत्तर हो जाएगा कितना? अगर दोनों को अगर देखेंगे तो यहां से यहाँ 100, टोटल कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो 180, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 अंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 90, सॉरी, अगर देखेंगे टोटल होगा तो इसका सही कोण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 अंश। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 56वां प्रश्न, रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की अधिकता से, विटामिन बी की अधिकता से, या विटामिन सी की कमी से, या विटामिन ए की कमी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से रतौंधी नामक एक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, 57वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? केले का पकना, सूती कपड़े का सूखना, दूध का जमना, जूट थैले का सड़ना। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सूती कपड़े का सूखना। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, बाकी केले का पकना, दूध का जमना, जूट के थैले का सड़ना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, 58वां प्रश्न देखते हैं, हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी मेढ़ी
हो जाती है। किससे होती है? बेरीबेरी से, या रिकेट्स में, या फिर घेंगा में, या फिर त्वचा रोग में। इसका सही उत्तर होगा रिकेट्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 59वां प्रश्न है, मृत जीवों के अवशेष पृथ्वी के नीचे भारी दबाव तथा गर्मी के कारण पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, जिसे कहा जाता है जैविक ईंधन, सौर ईंधन, जीवाश्म ईंधन या गोबर ईंधन रिकेट्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा जी? इसका सही उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन। जो जीवों के सड़ने से जो ईंधन यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पन्न होता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं, 60वां प्रश्न, कांच की खाली बोतल को पानी में डुबाने पर बोतल से वायु के बुलबुले निकलते हैं, इसका कारण क्या है? यदि हम कोई खाली कांच की खाली बोतल को पानी में अगर हम इस तरह से क्या करते हैं, डुबाते हैं उल्टा करके, क्योंकि कांच का जो बोतल है वो खाली रहता है, तो उसमें क्या रहता है, गैस भरा हुआ रहता है और खाली रहता है। इस वजह से उसमें अगर हम क्या करते हैं, इस तरह से डुबाते हैं, तो वहां से बुलबुले निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी वहां पर भरता है और वहां ऑलरेडी गैस रहता है। ठीक है, गैस, जहां गैस का जगह है वो गैस बाहर निकलता है और पानी अंदर चला जाता है, इसलिए वहां से क्या होते हैं, बुलबुले निकलते हैं। बोतल के अंदर हवा भरी होती है, बोतल में खाली जगह होती है, पानी में वायु के कारण, वायु दाब के कारण है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बोतल के अंदर क्या होता है, हवा भरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से कक्षा 9वीं परख टेस्ट 3 का मॉडल आंसर मैंने बताने का प्रयास किया। ठीक है, धन्यवाद। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को जरूर लाइक कर देना प्यारा सा, और कमेंट भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कोंडागांव।